अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज का हमारा वीडियो का टॉपिक है बीमारियों के शहर में फंसा हुआ मालेगांव। बीमारियों के जाल में फंसा हुआ मालेगांव शहर। तो मालेगांव जिस तरह से बीमारियों के जाल में फंसता जा रहा है, तो इसकी वजह क्या है, इसका जिम्मेदार कौन है और किस तरह से इस जाल से निकला जाए या इससे बचा जाए, तो इस बारे में बात करते हैं। तो चलिए बिना टाइम गवाए वीडियो को शुरू करते हैं। तो मैं हूँ फैयाज अहमद अंसारी और आप देख रहे हैं फैयाज ब्लॉगर चैनल। और हमारे मालेगांव शहर में आज अगर आप बच्चों को देखें तो उनको जो है सर्दी खांसी और वायरल बीमारियां हो रही हैं, डेंगू मलेरिया जैसे। और औरतों के अंदर अगर आप देखें तो उनके अंदर खून की कमी, कैल्शियम की कमी, कमज़ोरी, सर दर्द, मतली आना, चक्कर आना, भूख ना लगना या फिर भूख होते हुए भी खाना ना खा पाना, इस तरह की बहुत सारी बीमारियां हैं। मर्दों के अंदर अगर आप देखें तो गुर्दे में पथरी, कमर दर्द, घुटनों में दर्द, मनके की शिकायत और टाइफाइड वगैरह इस तरह की काफ़ी शिकायतें हैं। अगर उम्र दराज लोगों की बात करें तो उनको ब्लड प्रेशर, शुगर, डायबिटीज़, नज़र की कमज़ोरी, दमा, अल्सर और बहुत सारी बीमारियों से घिरे हुए हैं। यानी शहर का कोई भी तबका बीमारियों से बचा हुआ नहीं है। एक एवरेज के हिसाब से देखा जाए तो 90% लोग कहीं ना कहीं किसी ना किसी बीमारी के साथ जी रहे हैं। और इसकी वजह क्या है, इस बारे में बात करें तो सबसे पहले तो हमारे मालेगांव शहर का जो हॉस्पिटल सिस्टम है बहुत ही ज़्यादा अलग है। यानी इस तरह इस काबिल है ही नहीं कि बड़ी बीमारियों का यहाँ पर इलाज किया जा सके। सर्टिफाइड बड़े डॉक्टर्स हमारे शहर में बहुत ही कम हैं, या कोई बड़ा मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल नहीं है। जहाँ भी कोई पेशेंट सीरियस होता है तो उसे धुलिया, बम्बई या फिर कोपरगांव, नासिक और दूसरे बड़े शहरों की तरफ रुख करना पड़ता है। हालांकि 10 लाख से ज़्यादा की आबादी वाला हमारा शहर है, तो जाहिर है कोई ऐसा बड़ा मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल रहना चाहिए था कि हर तरीके का इलाज हो सके। दूसरे ज़िम्मेदार हमारे मालेगांव शहर की खुद की आवाम है, इंतज़ामिया है। और इंतज़ामिया इस तरह से है कि मालेगांव के सरकारी हॉस्पिटल्स के अंदर वैसी फैसिलिटीज़ नहीं हैं। गिने चुने कुछ ही दवाइयाँ हैं। किसी भी बीमारी के लिए आप जाओ तो उन्हीं दवाइयों में से दवाइयाँ दी जाती है और बाकी दवाइयों के ताल्लुक से कहा जाता है कि आप किसी दूसरे डॉक्टर को दिखाएं या फिर यहाँ पर दवाई नहीं है, आप बाहर से ले लें। इस तरह का हमारा सरकारी हॉस्पिटल का रवैया है। और अगर प्राइवेट हॉस्पिटल्स की तरफ देखें तो वहाँ पर भी बहुत सारे ऐसे डॉक्टर्स हैं जो पहले कंपाउंडर की नौकरी करते थे और बगैर डिग्री के डॉक्टर बन चुके हैं, या फिर बहुत सारे बगैर डिग्री के डॉक्टर्स भी हैं, या फिर छोटी मोटी डिग्रियों वाले बहुत सारे डॉक्टर्स हैं। MBBS डॉक्टर और बड़े बड़े MD डॉक्टर्स हमारे शहर में काफ़ी कम है। आवाम की और पॉपुलेशन की निस्बत से देखा जाए तो काफ़ी कम है। यहाँ तक कि अगर खुजली के लिए भी अगर आप सरकारी हॉस्पिटल्स में जाते हैं तो उनके पास ऐसी कोई दवा वगैरह अब नहीं रहती है। इसके लिए मैं समझता हूं कि हमारी कॉरपोरेशन भी जिम्मेदार है। और इसी तरह से अगर हमारी पब्लिक को देखा जाए तो वो भी किसी हद तक का जिम्मेदार है। यानी जहां बीमारी होती है, कुछ होता है, तो वो बजाय डॉक्टर्स के पास दौड़ने के या किसी स्पेशल डॉक्टर के पास दौड़ने के वो सीधा मेडिकल का रुख करते हैं और 2 टाइम की गोली लेकर के आ जाते हैं ताकि बीमारी ज़रा सा दब जाए, उनका पैसा बच जाए और अपने मर्ज से लापरवाही इख्तियार करते हैं। जबकि पुराने लोगों का ये कौल है कि कर्ज से, फ़र्ज से और मर्ज से कभी लापरवाही बरतनी नहीं चाहिए। तो इस तरह का हमारा सिस्टम है। और हमारे यहाँ के जो आवाम है उनमें बीमार होने की सबसे बड़ी वजह है न्यूट्रिशन की नॉलेज का ना होना। हमारे मालेगांव शहर के 95% लोगों को यही नहीं पता है कि कौन सा खाना खाने से बदन का कौन सा हिस्सा बनेगा, बदन को कौन सा खाना कितनी मिकदार में चाहिए, क्या खाने से बदन में गोश्त बनेगा, क्या खाने से हड्डियां मजबूत होगी, क्या खाने से खून बढ़ेगा, क्या खाने से नज़र को तक़वियत मिलेगी, क्या खाने से दिमाग तेज़ होगा, या फिर क्या खाने से कौन सी बीमारी से राहत मिल सकती है। इसकी कोई मालूमात नहीं है।
और इसी ताल्लुक से मैंने ये वीडियो बनाना चाहा ताकि इस वीडियो के ज़रिए आपको बता सकूं कि आपको रोज़मर्रा की ज़िंदगी में ऐसा क्या खाना चाहिए और ऐसा क्या करना चाहिए जिससे आप बीमारियों से बचे रह सकें या बीमारियों से निकल सकें, कम से कम दवा गोली में ज़्यादा पैसा ना खर्चा करते हुए। और इसके लिए जो है सबसे पहले आपको समझना होगा कि हमारे शहर का जो खाने का सिस्टम है उनमें चावल सबसे ज़्यादा खाया जाता है। यानी मैं समझता हूँ कि रोज़ाना चावल का इस्तेमाल होता है, जबकि चावल का इस्तेमाल 2 दिन में सिर्फ़ और सिर्फ 1 कटोरी इस्तेमाल होना चाहिए, ताकि चावल के ज़रिए, चावल की वजह से मोटापा और कोई सांस फूलने वाली जैसी बीमारियां ना हो पाएँ। और सबसे ज़्यादा इस्तेमाल रोटी का होना चाहिए। एक दिन में अगर आप गेहूं की रोटी खाते हैं तो कम से कम 6 से 7 रोटी खाना चाहिए। उसको 3-3 करके आप 2 बार खाएं, 2 टाइम में खाएं, या फिर 2-2 करके 3 टाइम में खाएं। और इसी तरह से अगर जवार की या बाजरी की रोटी खाते हैं, जिसका इस्तेमाल आज हमारे माशरे में काफ़ी कम हो गया है, इसकी भी एक मेन वजह है जिसकी वजह से आज हम लोग कमज़ोर हो चुके हैं। ज़रा सा मौसम बदलता है हम बीमार पड़ जाते हैं, क्योंकि हम जवार बाजरा जैसे बेहतरीन ताकत और अनाज को पीछे छोड़ चुके हैं। बाजरी की रोटी कम से कम रोज़ाना 3 खानी चाहिए, या फिर अगर आप जवार की खा रहे हैं तो 4 रोटी कम से कम खाना चाहिए, या फिर गेहूं की खाना चाहिए। तीनों में से किसी ना किसी एक अनाज की रोटी खाना ज़रूरी है। और इसी तरह से बदन में प्रोटीन चाहिए जिससे गोश्त बनता है, और प्रोटीन जो है कम से कम 100 ग्राम तक चाहिए, जो हमें अंडा, दूध, मछली, घी और दालों वगैरह से मिलता है, गोश्त वगैरह से मिलता है। तो कम से कम इतना खाना चाहिए कि 100 ग्राम प्रोटीन हमारे बदन को रोज़ाना मिल सके, ताकि हमारे बदन का गोश्त कम ना हो, हम कमज़ोर ना हो सके। इसी तरह से चिकनाई के ताल्लुक से आप बात करें तो हमारे शहर में तेल का इस्तेमाल वैसे ही बहुत ज़्यादा होता है, तो इसको जो है इस ताल्लुक से मैं कहूँगा कि थोड़ा कम तेल का इस्तेमाल करें। और तेल में 2 किस्में होती है, एक ओमेगा 3 होती है, एक ओमेगा 6 होती है। ओमेगा 6 जो तेल होता है वो आमतौर से हर तेल में मिल जाता है, पर ओमेगा 3 जो हमें चाहिए वो हमें नहीं मिल पाता है। तो उसके लिए जो है अलसी बेहतरीन और सस्ता तरीका है। आप अलसी का इस्तेमाल करें, कम से कम हफ्ते में 1 बार अलसी को पीस करके दाल वगैरह में डाल करके या दही दूध वगैरह में डाल करके 1 चम्मच ज़रूर खाएं। या फिर मच्छी का इस्तेमाल करें, हफ्ते में 1 बार मच्छी खाएं, या फिर जैतून का तेल हफ्ते में 1 बार ज़रूर इस्तेमाल करें। तो मैं समझता हूँ मछली बहुत से लोगों को चलती नहीं है, जैतून का तेल इस्तेमाल करने की हर किसी की ताकत नहीं है, तो कम से कम अखरोट या अलसी का इस्तेमाल हफ्ते में 1-2 बार ज़रूर करें। अलसी कोई महंगी चीज़ होती नहीं है, 20 से 25 रुपये में आपको जो है अच्छी खासी मिकदार मिल जाएगी, जो आपको 10 से 15 दिन तक का चल सकती है। और इसको जो है आप पीस करके रख लें, और दाल वगैरह में 1 चम्मच 1-2 दिन आहार से कम हफ्ते में 2 बार 3 बार 1 चम्मच ज़रूर इस्तेमाल करें। इससे आपको जो ओमेगा 3 की कमी है वो दूर होगी। ये जो तेल होता है ओमेगा 3, इससे जोड़ों के दर्द की और थकावट की, नज़र की कमज़ोरी, बालों का गिरना, ये सब कुछ इससे बंद होता है, तो इसका इस्तेमाल ज़रूरी है। इसी तरह से अगर हम बात करें फाइबर्स की, तो फाइबर भी हमारे बदन को बहुत ज़रूरी होता है, और फाइबर आपको मिलेगा कच्ची सब्जियों से। जी हाँ, सही सुना आपने, कच्ची सब्जियाँ जैसे टमाटर हो गया, प्याज हो गया, और सलाद वगैरह जो होते हैं जिसमें पत्ता गोभी वगैरह भी आती है, पालक वगैरह भी आती है, जिनको भी आप कच्चा खा सकते हैं। कम से कम 1 मुट्ठी कच्ची सब्जियां रोज़ाना खाना ज़रूरी है, ताकि हमारा बदन का निज़ाम सही रहे, हमारा हाजमा वगैरह सही रहे, जो भी खाएं वो बदन को लगे। और इसी तरह से अगर बात करें मीठे की, तो इसकी मिकदार हर किसी के लिए कम ज़्यादा होती है। यानी अगर कोई मोटा शख्स है तो उसको मीठा कम से कम इस्तेमाल करना चाहिए, और अगर कोई दुबला पतला शख्स है तो उसको मीठा ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि शुगर इज़ द सोर्स ऑफ एनर्जी। शक्कर जो है ताकत का मंबा है, तो मीठा खाना ज़रूरी है। आप देखें तो कि जो लोग दुबले होते हैं वो मीठा कम खाते हैं, और इसी वजह से वो कमज़ोर होते हैं। और इसी तरह से जो लोग मोटे होते हैं उनकी आदत होती है कि वो तेल और चावल वगैरह ज़्यादा खाते हैं, क्योंकि
जो चीज़ उनके बदन में ज़्यादा है बदन उसी की तलब करता है और वो और ज़्यादा बीमार होते चले जाते हैं। तो इस ताल्लुक़ से हमें तवज्जो देना ज़रूरी है, परहेज़ करना ज़रूरी है। इसी तरह से अपने खाने का जो टाइम है, आप हर खाने में कम से कम 3 से 4 घंटे का गैप रखें। खाना चबा कर खाएं और खाने से आधा घंटा पहले 1 गिलास पानी ज़रूर पिएं और खाना खाने के बाद 2 घंटे तक पानी बिल्कुल ना पिएं। ये बहुत ज़रूरी चीज़ है। और ख़ास तौर से शाम का खाना खाने के बाद कम से कम 10 से 15 मिनट पैदल चलना ज़रूरी है। इसी तरह से अपनी एक्टिविटी वगैरह को आप ज़रूर करें। और जिन औरतों के अंदर खून वगैरह की कमी है उनको चाहिए कि फल फ्रूट वगैरह का इस्तेमाल ज़्यादा करें, या अगर आपके पास ताकत नहीं है तो कम से कम मीठा ज़्यादा खाएं। बच्चों के ताल्लुक से मैं कहूँगा कि उनकी उम्र बढ़ती है तो उनको खुराक ज़्यादा दें। बार बार अगर उनको भूख लगती है तो उनको बार बार खाना दें, क्योंकि ये बढ़ता बदन है, वो खुराक मांगता है, उनको देना चाहिए। और उन पर ध्यान रखें कि वो चावल वगैरह कम खाएं। हाँ, जो बच्चे मोटे हो रहे हैं या सेहत के ताल्लुक से परेशान हैं तो फिर उनके ताल्लुक से आप एहतियात कर सकते हैं। और इसी तरह से मैं ये चाहूँगा कि इसके बावजूद अगर आप बीमार पड़ते हैं तो किसी सर्टिफाइड डॉक्टर से जा करके दवा लें, प्रिस्क्रिप्शन वगैरह लें और अपना इलाज कराएं। ये नहीं कि महल्ले की मेडिकल से 2 टाइम की दवा ले लो और ख़त्म, या फिर महल्ले का कोई सस्ता डॉक्टर है उसके पास से दवा ले लो, ख़त्म। सस्ते डॉक्टर्स में भी अच्छे और सर्टिफाइड डॉक्टर्स हैं, आप उनसे जा करके अपना इलाज करवाएं। और कोशिश ये करें कि किसी MBBS डॉक्टर के पास जा करके अपना इलाज करवाएं। और इसी तरह से अगर आपको स्किन प्रॉब्लम्स हैं, खुजली वगैरह है, तो किसी MD के पास जाएं जो स्किन का स्पेशलिस्ट हो। ऐसे वैसे कहीं से भी अपनी दवा इलाज वगैरह ना करें। इसी तरह से बड़ी उम्र की औरतों को मैं कहना चाहूँगा कि आप लोगों को जो है सुबह शाम इवनिंग और मॉर्निंग वॉक ज़रूर करना चाहिए, यानी सुबह उठ कर के आपको चलना चाहिए और शाम में सोने से पहले भी एक अच्छी खासी मिकदार में चलना चाहिए, ताकि आपके बदन की एक्टिविटी होती रहे। और याद रखिए, बचपन, जवानी, बुढ़ापा कुछ नहीं होता है। इंसान की उम्र इतनी ही होती है जितनी वो फील करता है, जितनी वो महसूस करता है। तो ज़रूरी है कि आप अपने आप को बूढ़ा समझ करके यहाँ वहाँ बैठ करके अपनी बीमारी का रोना ना रोएं। जाहिर है, जब तक अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से बुलावा नहीं आएगा तब तक आपको जीना है, तो क्यों रो रो करके जीना। जवान की तरह जिएं, खुश मिजाजी से जिएं और अच्छी तरह से जिएं। ये नहीं कि डॉक्टर के पास जाएंगे, दवा लाएंगे और उसके बाद जो है रोते बैठेंगे, ये हो रहा है, वो हो रहा है, खाना नहीं खाने में आ रहा है, ऐसा नहीं वैसा नहीं। बच्चा होता है तो माँ बाप उसको डांट डपट करके खिला देते हैं, पर अगर बूढ़ा इस तरह से बचपने की हरकत करता है तो वहाँ पर उनकी औलादें मजबूर हो जाती है और पूरा घर जो है ऐसे सरपरस्त, ऐसे बूढ़े हजरात की तरफ से परेशान होता है। और मैं ये कहना चाहूँगा कि हमारे सरपरस्तों की तरफ भी हमारे नौजवान तबके को ध्यान देना चाहिए कि अगर वो बीमारी वगैरह से जूझ रहे हैं तो ऐसा नहीं कि आप उनको छोड़ करके अपनी औरत लेकर के यहाँ वहाँ घूमो। आपका फ़र्ज़ बनता है कि आप अपने माँ बाप के पास अपना वक्त दें और उनके पास बैठ कर के उनसे हंसी मजाक वगैरह करें, उनके साथ मिल कर के कहीं टहलने वगैरह जाएं, उनको वक्त दें ताकि वो सेहतमंद रहे और उनका साया आफियत के साथ आपके ऊपर कायम रहे। तो आज की वीडियो में इतना ही। और अगर किसी को ये चाहता है कि वो ये चाहे कि मैं कमज़ोर हूँ तो मैं कोई ऐसा डाइट बताऊं कि जिससे वो मोटा हो सके, तो मैं ज़रूर बताऊंगा। या कोई मोटा है और ये चाहे कि मैं कोई ऐसी डाइट बताऊं जिससे वो अपने मोटापे को ख़त्म कर सके, तो इस बारे में ज़रूर कमेंट करें। अगर मुझे कमेंट ज़्यादा दिखाई देगा तो मैं इस पर वीडियो ज़रूर बनाऊंगा और मालूमाती वीडियो बनाऊंगा और ऐसी वीडियो बनाऊंगा जिसमें आपका पैसा कम लगे और सही इलाज हो। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए खुदा हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।